नमस्कार, हाजिर है हम टैक्स से जुड़ा आपका टेंशन कम करने के लिए। मैं हूं प्रियंका संभव। कौन सा टैक्स भरना है, कौन सा नहीं, कहां मिलेगी छूट और कहीं टैक्स भरने में कोई गलती तो नहीं हो रही। आपके इन सभी सवालों का जवाब देंगे हम टैक्स गुरु में, ठीक आपके पर्सनल टैक्स गाइड की तरह। और आज आपके टैक्स से जुड़े सभी सवालों का जवाब देने के लिए मेरे साथ हैं टैक्स एक्सपर्ट शरद कोहली। तो शरद जी के सामने रखेंगे वो तमाम सवाल जो आप हमें लगातार भेज रहे हैं। लेकिन सबसे पहले हमारा फोकस पॉइंट क्या रहने वाला है, एडवांस टैक्स और टीडीएस के बीच में क्या है अंतर, समझिए हमारे साथ। क्या विदेश में लिए एजुकेशन लोन का भुगतान भारत से करने पर आपको मिल सकती है टैक्स छूट, और अगर शेयर ट्रेडिंग से होती है कमाई तो कैसे तय होती है टैक्स की देनदारी। इन सब पर हम फोकस करेंगे। लेकिन उससे पहले वो सवाल जो हमारे टैक्स पेयर्स हमें लगातार ईमेल के जरिए भेज रहे हैं वो ये कि एडवांस टैक्स और टीडीएस में क्या अंतर होता है, क्या डिफरेंस होता है। एक सवाल ये भी आया है कि क्या टीडीएस एक तरह का एडवांस टैक्स ही होता है। तो शरद, सबसे पहले तो हमें यही बताइए, एडवांस टैक्स वर्सेस टीडीएस ये दोनों क्या होते हैं, इन्हें हम कैसे समझें। देखिए, एडवांस टैक्स और टीडीएस आपने ठीक कहा, दोनों एक ही कॉन्सेप्ट पे बेस्ड हैं। जो हमारी कर वसूली की प्रणाली है वो ये कहती है कि आप जैसे जैसे अपनी कमाई करते जाएं, आप साथ साथ उसका भुगतान, कर का भुगतान करते जाएं। तो टीडीएस को जो ब्रॉड टर्म यूज होता है, जो हम ज्यादा कॉमन रूप से जानते हैं, उसको विदहोल्डिंग टैक्स कहते हैं। तो विदहोल्डिंग टैक्स होता है कि जब आपको कोई पेमेंट करने लगा है, आपकी किसी इनकम का भुगतान करने लगा है, तो वो कुछ उसका अमाउंट काट कर और वो सरकार में जमा करा देता है आपके बिहाफ पे। ऐसे ही एडवांस टैक्स जो होता है उसमें कोई काटता तो नहीं है, पर आपको अपनी मर्जी से एक निर्धारित तिथि पर कुछ परसेंटेज आपको खुद जमा करानी पड़ती है। तो दोनों के दोनों टीडीएस और एडवांस टैक्स जो कॉन्सेप्ट हैं वो इस कर प्रणाली पे बेस्ड हैं कि आप ज्यों-ज्यों अपनी आय आपके पास आती जाए, आप उसको साथ के साथ सरकार को देते जाएं। इसके दो लाभ हैं। एक लाभ तो सरकार को है, जो सरकार को लाभ वो ये है कि उनका जो कर का अपना टारगेट होता है, जो रेवेन्यू टारगेट होता है, वो उनको साथ साथ मिलता जाता है। दूसरा जो इसका लाभ होता है, जो दूसरा करदाता को लाभ होता है कि उसको सारा का सारा पैसा एक साथ एक ही तिथि को जमा नहीं कराना पड़ता। वो जो कमाता जाता है तो थोड़ा थोड़ा करके वो जमा करता जाता है, तो उसके ऊपर भार नहीं पड़ता है। नहीं तो अगर आप एक साथ सारा का सारा जमा कराएं तो आपके ऊपर भार पड़ता है। हमारे जो आयकर नियम है उसमें सेक्शन 208 में एडवांस टैक्स के जमा करने की विधि लिखी हुई है, परसेंटेज लिखी हुई है। तो 15 सितंबर, 15 दिसंबर और 15 मार्च 3 तिथि निर्धारित की गई हैं व्यक्तिगत करदाताओं के लिए। 15 सितंबर को आपको अपनी टोटल आय का 30% जमा करना होता है। 15 दिसंबर तक आपको 60% जमा करना होता है और 15 मार्च तक आपको कम से कम 90% तक जो टोटल टैक्स बनता है वो चले जाना चाहिए। तो ये 3 तिथि निर्धारित कर दी गई हैं। ऐसे ही जो टीडीएस है वो सेक्शन 192 से और 195 तक अलग अलग प्रकार के पेमेंट्स के ऊपर टीडीएस की परसेंटेज अलग अलग रखी हुई है। मैं उदाहरण के तौर पे कुछ एक ले लेता हूं। जैसे कि आप रेंट लेते हैं तो उस पर टीडीएस कटेगा। सबसे मशहूर जो है सैलरी लेते हैं उस पर कटेगा। आप इंटरेस्ट कमाते हैं उस पर कटेगा। आपको कहीं से कमीशन मिल रही है उस पर कट जाएगा। आपकी कोई लॉटरी निकली है उस पर कट जाएगा। ऐसे और भी कुछ हैं। तो जो कर प्रणाली है वो दोनों के लिए एक ही है कि जो आप कमाते जाएं त्यों आप जमा करते जाएं। इंस्टॉलमेंट्स में आप अपनी टैक्स अदा करते हुए चलिए। अब शुरू करते हैं दर्शकों के सवालों का सिलसिला। और पहला सवाल पूछने के लिए जालंधर से कमलजीत सिंह जग्गी जी हमारे साथ फोन लाइन पर हैं। नमस्ते कमलजीत जी, स्वागत है आपका। हमारे टैक्स एक्सपर्ट शरद कोहली हमारे साथ बने हुए हैं, पूछिए अपना सवाल। मैं और मेरी वाइफ सीनियर सिटीजन हैं। हमने अपनी सेविंग्स और जो हमें रिटायरमेंट के समय टर्मिनल ड्यूज मिले थे उनकी फिक्स डिपॉजिट्स करवा रखी है। अब इनकम टैक्स रिटर्न भरने के समय हमें फार्म नंबर 16A कलेक्ट करने के लिए बैंकों में जाना पड़ता है, जिससे परेशानी होती है। मेरा प्रश्न ये है कि हम फार्म नंबर 16A कलेक्ट करने की जगह फार्म नंबर 26A मांग सकते हैं और क्या वैलिड है? बहुत अच्छा सवाल पूछा कमल जी आपने, क्योंकि ये प्रश्न जो है ये बहुत सारे करदाताओं के मन में होता है
और सभी को ये परेशानी होती है क्योंकि आपकी अलग अलग, अभी जैसे मैंने थोड़ी देर पहले बताया, आपकी अलग अलग जगह से आय आती है, कहीं रेंट से आ रही है, कहीं इंटरेस्ट से आ रही है, सैलरी से आ रही है, तो हर जगह क्योंकि टैक्स कट जाता है तो उसको टैक्स कटे हुए को आपको फॉर्म 16 साथ में एज ए प्रूफ होना चाहिए। अभी जो नई कर प्रणाली आई है जिसमें डिजिटल सिस्टम है सारा, उसमें एक 26AS जिसका आपने अभी नाम लिया, 26AS एक डॉक्यूमेंट, डिजिटल डॉक्यूमेंट होता है जिसमें आपके पैन नंबर के अंडर जितना भी टैक्स कटा हुआ है वो सब ऑनलाइन जाके आप कभी भी देख सकते हैं, आप भी देख सकते हैं और कर विभाग भी इसको देख सकता है। तो अगर आपके 4 बैंकों या 5 बैंकों में आपने इन्वेस्टमेंट किया हुआ है और आपका सब जगह जो है वो TDS या टैक्स कट चुका है, तो आपका प्रश्न यह है कि मैं सब जगह जाऊं, जाके टैक्स अपना फॉर्म 16 लेकर आऊं, तो इसकी आवश्यकता नहीं है। आप 26AS में ऑनलाइन जाकर अपना सारा टैक्स देख सकते हैं और आप अगर उसकी हार्ड कॉपी या पेपर कॉपी अपने रिटर्न के साथ नहीं भी लगा रहे हैं, नहीं कहीं जमा कर रहे हैं, तब भी कोई परेशानी नहीं है। पर हां, इसमें एक बात का ध्यान रखना पड़ेगा, अगर आपके टैक्स डिडक्शन में कोई मिसमैच है, मतलब कहीं पर उसका मिलान नहीं हो रहा है, आपका टैक्स फालतू कटा है, कभी कभी ऐसा भी देखा गया है कि टैक्स काटने वाला आपका पैन नंबर गलत डाल देता है, तो वो किसी और के खाते में जाके दिखाएगा, आपके खाते में नहीं दिखेगा। अब आपने तो अपनी रिटर्न फाइल करी, रिफंड लिया या टैक्स जमा किया, परंतु आपको उसका क्रेडिट नहीं मिलेगा क्योंकि वो किसी और के अकाउंट में गलती से चला गया है। तो ऐसे हालात में आपको अपना फॉर्म 16A फिजिकली प्रोड्यूस करके आपको पेपर फॉर्म में लेके आपको असेसिंग ऑफिसर के सामने दिखाना पड़ेगा। लेकिन अभी आप 26AS से भी मदद ले सकते हैं अनटिल एंड अनलेस कि कोई मिसमैच नहीं हो रहा। उस स्थिति में फॉर्म 16A आपको लेना पड़ेगा, असेसिंग ऑफिसर के पास जाना होगा। अगला सवाल शैलेश पराटे का है, सरकारी नौकरी में है ये, इन्होंने 2005 में अपनी नौकरी शुरू की और NPS Tier 1 स्कीम में करीब 93,000 रुपए का निवेश करते हैं। जानना चाहते हैं कि क्या ये इस निवेश के 2 टुकड़ों में डिवाइड कर सकते हैं, 43,000 रुपए सेक्शन 80C में और बचे 50,000 रुपए सेक्शन 80CCD 1B में, ताकि ये एक्स्ट्रा टैक्स छूट का फायदा उठा सके। शैलेश, आप ऐसा कर सकते हैं कि 80CCD 1B जिसको बोलते हैं उसको हम टीयर 1 कंट्रीब्यूशन NPS का बोलते हैं। तो क्योंकि आपने 93,000 रुपए ऑलरेडी उसमें NPS के लिए एलोकेट किए हुए हैं, उसके अलावा आपने बताया कि आप 80,000 रुपए 80C के लिए पहले से एलोकेट कर चुके हैं। तो अब जो प्रावधान ये है 80C का और 80CCD का कि पहले आप जो 1.5 लाख की लिमिट है 80C की, पहले आप उसको पूरा करेंगे। तो अगर मैं आपके आंकड़े लेके चलूं तो 80,000 रुपए आप पहले से PPF में या PF में जमा करा चुके हैं, बचा आपका करीब, उसमें जो टोटल अमाउंट बचता है वो 70,000 बचता है। तो पहले आप जो 93,000 NBS की बात कर रहे हैं उसमें से 70,000 निकाल के 80 में जोड़ेंगे, 1.5 लाख आप 80C की लिमिट को पूरा करेंगे। उसके अलावा अगर मैं आंकड़े ठीक देख रहा हूं तो 23,000 रुपए आपका और बचता है। उस 23,000 को आप टीयर 1 कंट्रीब्यूशन में 80CCD 1B में लेकर और क्लेम कर लेंगे। तो आपको इसमें 23,000 का एडिशनल बेनिफिट मिल जाएगा। आप 10% स्लैब में है, 20% में है, 30% में है, ये मैं अभी नहीं जानता हूं, आपको उतना एडिशनल टैक्स बेनिफिट वो मिल जाएगा। अगला सवाल AP श्रीनिवासन जी का, इनके बेटे ने MBA करने के लिए इंग्लैंड के एक बैंक से एजुकेशन लोन लिया था। अब वो भारत में नौकरी कर रहा है और इस लोन की EMI भारत में HDFC बैंक की एक ब्रांच से जाती है। लोन यूरो में लिया गया था, इंग्लैंड में लिया था, जाहिर सी बात है, और इसका भुगतान भी यूरो में ही हो रहा है। श्रीनिवासन जी समझना चाहते हैं कि क्या इन्हें एजुकेशन लोन की EMI पर टैक्स छूट मिल सकती है। श्रीनिवासन जी, आपका सवाल बहुत अच्छा है, परंतु जो हमारे आयकर नियम है, अधिनियम के अंदर आप फॉरेन से लिया हुआ लोन के बेनिफिट यहां पर नहीं ले सकते हैं। धारा 80E के अंडर एजुकेशन लोन का क्लेम मिलता है। केवल 5 प्रकार की कैटेगरी, 5 प्रकार के बैंकों से या इंस्टीट्यूशन से लिया हुआ बेनिफिट ले सकते हैं। मैं वो 5 आपके लिए जल्दी से नाम ले देता हूं, या तो किसी इंडियन शेड्यूल्ड बैंक से, किसी भारतीय बैंक से, या किसी विदेशी बैंक की भारतीय शाखा से लिया हो। तीसरा, अगर आपने किसी चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन से लिया हो। चौथा, एक क्रेडिला फाइनेंशियल सर्विसेज करके कंपनी है जिसको CBDT ने ऑथराइज किया हुआ है। और 5वां, HDFC बैंक को CBDT ने रिकॉग्नाइज कर दिया है।
केवल इन 5 नामों के अलावा आप किसी और से ATE का बेनिफिट नहीं क्लेम कर सकते हैं। तो मैं क्षमा चाहता हूं, आपके बेटे का ये क्लेम आप नहीं ले पाएंगे। तो श्रीनिवासन जी को फायदा नहीं मिलेगा ATE का, क्योंकि इन्होंने इंग्लैंड में लोन लिया था और वहीं पर ये लोन चुका रहे हैं, हालांकि भारत के बैंक के जरिए चुका रहे हैं, लेकिन ATE आपके लिए बिल्कुल रूल आउट हो गया है। अगला सवाल पूछने के लिए मेरे साथ फोन लाइन पर दिल्ली से कृष्ण स्वामी जी हैं। नमस्ते स्वामी जी, बताइए क्या है आपका सवाल। शरद कोहली है मेरे साथ। मैं मई 2014 से देना बैंक के साथ काम कर रहा था, जिनके साथ मेरा 3 इयर्स का सर्विस एग्रीमेंट बॉन्ड था। फिर जुलाई 2015 में मैंने सेंट्रल गवर्नमेंट में जॉब ज्वाइन कर लिया, जिसके एवज में मुझे 1 लाख रुपए बैंक को पे करने पड़े। मैं ये जानना चाहता हूँ कि फाइनेंशियल ईयर 2015-16 में जब मैं टैक्स फाइल करूंगा तो क्या ये 1 लाख की अमाउंट एडजस्ट हो सकती है, जिससे कि मेरा नेट टैक्सेबल इनकम कम हो सके? बदकिस्मती से ऐसा नहीं हो पाएगा, क्योंकि आपने जो 1 लाख रुपए दिया है, वो 1 लाख रुपए आपने जो बॉन्ड साइन किया था उसका जो ब्रीच हुआ है उसकी वजह से आपको देना पड़ा है। तो जो सैलरी की इनकम होती है, सैलरी इनकम में से कोई भी इस टाइप का खर्चा आप नहीं घटा सकते हैं। ये केवल बिजनेस इनकम में एक सहूलियत होती है कि आपने कोई खर्चा अगर उस बिजनेस इनकम को कमाने के लिए किया है तो उसको आप घटा सकते हैं, परंतु सैलरी इनकम में से आप इसको नहीं घटा पाएंगे। मैं क्षमा चाहूंगा, पर आपको ये बेनिफिट नहीं मिल पाएगा। अगला सवाल अंकित खंडेलवाल का शामिल करते हैं। इन्हें एक कंपनी में 2 साल 3 महीने काम करने के बाद मेडिकल वजह से नौकरी छोड़नी पड़ी थी और ये नहीं जानते कि अब दोबारा नौकरी कब शुरू कर पाएंगे। इनके PF प्रोविडेंट फंड खाते में करीब 41,000 रुपए की रकम जमा है। जानना चाहते हैं कि क्या करें, क्या इस रकम को ये अभी निकाल सकते हैं या इस रकम को वहीं रहने दें। और इन्होंने 2 साल 3 महीने नौकरी की थी अपने इस ऑर्गेनाइजेशन में। देखिए अंकित, आप बेहतर यही रहेगा कि इस पैसे को अभी वही रहने दें, क्योंकि अगर आप 5 साल से पहले इस पैसे को निकालते हैं तो आपको उस पे TDS का भुगतान जो देने वाला है आपका एम्प्लॉयर है वो आपको काट लेगा, तो आपके हाथ में कम राशि आएगी, आप उस पे आपको घाटा हो जाएगा। तो अगर आपको इसकी जरूरत नहीं है तो आप इस पैसे को वहीं रहने दीजिए। केवल 3 हालात में आपका जो पैसा ये आए उस पे टैक्स नहीं कटेगा। या तो किसी मेडिकल ग्राउंड पे आप ये कन्विंस कर दें, आप प्रूव कर दें कि मेडिकली मेरे को कोई इमरजेंसी है जिसकी वजह से मैं आगे जॉब नहीं कर पा रहा हूं, तो आपका एम्प्लॉयर नहीं काटेगा। दूसरा, अगर आप 5 साल पूरा करें जैसा अभी मैंने बताया। तीसरा, अगर आप कहीं और नौकरी ज्वाइन करते हैं, अपने प्रोविडेंट फंड को उससे लिंक कर देते हैं, वहां ट्रांसफर कर देते हैं, तो इन 3 हालात में TDS नहीं कटेगा, वरना इस पे आपको टैक्स का भुगतान करना पड़ जाएगा। वक्त हो गया एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद एक काम की बात, अगर शेयर ट्रेडिंग से होती है आपकी कमाई, तो कब और कितना टैक्स आपको देना होगा, बताएंगे टैक्स गुरु में आगे। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं टैक्स गुरु। हम आपकी मदद करते हैं टैक्स से जुड़े आपकी उलझन को दूर करने के लिए। आज मेरे साथ हैं टैक्स एक्सपर्ट शरद कोहली। शरद, IT रिटर्न भरने का मौसम है, ये एकदम वही सीजन है और इसलिए हमारे पास सवाल भी आ रहे हैं कुछ ऐसे ही टैक्स की देनदारी को लेकर। शेयर ट्रेडिंग को लेकर काफी चिंताएं हैं। लोग पूछ रहे हैं कि अगर शेयर ट्रेडिंग में मुनाफा या घाटा हो तो टैक्स नियम क्या कहते हैं। शेयर ट्रेडिंग से रिलेटेड बहुत सारे मन में लोगों की मंशाएं रहती हैं, बहुत सारी संशय भी रहते हैं, उनको समझ नहीं आता कि ये क्या किया जाए। वो इसलिए रहता है कि शेयर ट्रेडिंग आप अपने कुछ और काम के साथ साथ कर रहे हैं। मैं एक उदाहरण लेता हूं, मान लीजिए आप नौकरी करते हैं, साथ में आपको स्टॉक मार्केट में शेयर में ट्रेड करने का शौक है। अब प्रश्न ये उठता है कि आपका ये शौक क्या कोई बिजनेस तो नहीं बन गया है? अगर ये बिजनेस बन गया है तो इनकम टैक्स ऑफिस इसको बिजनेस क्यों समझेगा और कैसे समझेगा? हमें सिर्फ यही समझना है। तो शेयर ट्रेडिंग में आपको फायदा भी हो सकता है, आपको घाटा भी हो सकता है। अब हमें देखना यह है कि आपने जो शेयर ट्रेडिंग साल भर करी वो क्या आपका बिजनेस है या आपका एक एडिशनल आय का एनी अदर सोर्स में सोर्स आ रहा है। तो इसमें यह देखना पड़ेगा, या कैपिटल गेन में सोर्स आ रहा है, इसमें यह देखना पड़ेगा कि आप कितनी शेयर ट्रेडिंग कर रहे हैं, मतलब आपका वॉल्यूम क्या है। दूसरी बात इसमें यह देखनी पड़ेगी कि आपकी फ्रीक्वेंसी क्या है, आप कितनी जल्दी जल्दी शेयर्स का बेच और खरीद करते हैं। तीसरा और आखिरी चीज इसमें यह देखनी पड़ेगी कि जो आप उसकी बुक्स ऑफ अकाउंट्स, आप उसके खाते अलग से रखते हैं क्या। तो इस मामले में सुप्रीम कोर्ट की 1-2 रूलिंग्स है, उच्चतम न्यायालय ने इस पे कुछ डिसीजंस दिए हैं। हम उस डिसीजंस को बहुत जल्दी से देख लेते हैं।
एक तो कैलकाटा वर्सेस एसोसिएटेड इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कंपनी का केस है, एक बॉम्बे का केस है जो कि एच हॉलेक लार्सन कंपनी का है। इन दोनों केसेस में ये जो मैंने आपको 3 बातें बताई ये सामने आती हैं। मैं एक बार फिर से जल्दी से रिपीट कर देता हूं, क्या फ्रीक्वेंसी है, क्या आपकी वॉल्यूम है और आप खाते रखते हैं कि नहीं। अगर आप ये तीनों चीजें रखते हैं तो आपका शेयर ट्रेडिंग बिजनेस मान लिया जाएगा। इसका मतलब है कि आप उसको एक आम बिजनेस की तरह उसकी इनकम और उसमें से खर्चे भी क्लेम कर सकते हैं। और अब रुक करते हैं आपके सवालों का। अहमदाबाद से मुकुंद मेहता मेरे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। नमस्ते मुकुंद जी, पूछिए अपना सवाल। नमस्ते प्रियंका जी, नमस्ते शरद जी। मेरा प्रश्न ये है कि मैंने मेरे डॉटर और सन के नाम पे 40 लाख की फिक्स डिपॉजिट रखी है बैंक में। उसके सामने 1,50,000 का पीपीएफ में डिपॉजिट हुआ है और 50,000 का एनपीएस में डिपॉजिट हुआ है। तो ये जो इंटरेस्ट इनकम होती है अराउंड 4 लाख पर हेड डॉटर की और सन की, तो उसके लिए मैं 15G फॉर्म भर सकता हूँ उनके लिए? नहीं, देखिए, मैं जहां तक आंकड़े आपके मुकुंद जी सुन रहा हूं उससे ऐसा लग रहा है कि आपकी टोटल इनकम 2.5 लाख से ऊपर है, करीब 4 लाख के आसपास है। तो इस वजह से जो 15G का प्रावधान है वो सेक्शन 197A और रूल्स हैं, रूल 29C में दिया हुआ है। उस प्रावधान के अनुसार मुकुंद जी, आपकी आय अगर 2.5 लाख से ऊपर है परंतु 80C डिडक्शंस की वजह से वो 2.5 लाख से नीचे जा रही है, तब आप 15G का प्रयोग नहीं कर सकते हैं। अगर आपकी आय, बेसिक आय 2.5 लाख से नीचे रहती है तब आप 15G दे सकते हैं। तो आपकी सिचुएशन में 15G लागू नहीं होता है। और अब दूर करते हैं पवन कुमार जी की परेशानी। पुणे से जुड़ रहे हैं हमारे साथ फोन लाइन पर। नमस्ते पवन, पूछिए अपना सवाल। नमस्ते प्रियंका जी, मेरा 2 सवाल हैं होम लोन को लेके। पहला है, मैं जिस फ्लैट में रह रहा हूँ उसमें मेरी और मेरी वाइफ दोनों के नाम पे ये फ्लैट है और इसमें इंटरेस्ट थोड़ा सा कम है, मतलब 1.5 लाख और 2 लाख जो लिमिट है वो पूरा नहीं हो पा रहा है। और अनदर हमने एक होम लोन लिया है 2 साल पहले और उस फ्लैट का पोजीशन मुझे इस साल दिसंबर में मिलने वाला है। तो वो होम लोन मैं कैसे दिखाऊं उस होम लोन का इंटरेस्ट, जिसका इंटरेस्ट और प्रिंसिपल 3.5 लाख जो फुल लिमिट है वो मैं यूटिलाइज कर सकता हूं। दूसरा क्वेश्चन है मेरे रेंट को लेके, जब मैं ये नए घर में शिफ्ट हो जाऊंगा तो इस जो पुराने घर का रेंट है वो किसके आय में जोड़ सकते हैं? मैं अपनी वाइफ के आय में दिखा सकता हूं क्या? पवन जी, आपका जो पहला पोर्शन है, पहला पार्ट है प्रश्न का, पहले उसको लेते हैं। आपने मुझे 2 मकान बताया कि आपके पास एक मकान है जिसका आप 14,000 शायद उसका लेते हैं, दूसरे वाले का EMI ज्यादा है। तो आपको शायद ये मालूम होगा कि जब आपके पास 2 घर होते हैं तो दूसरा घर डीम्ड इनकम मान लिया जाता है, मतलब वो घर खाली भी पड़ा है तो वो रेंट पे मान लिया जाता है। तो आपके लिए बेहतर यही रहेगा कि आप जो पहले वाले घर में रह रहे हैं आप उसी में रहते रहिए, उसको आप सेल्फ ऑक्यूपाइड दिखाते रहिए। जो आपका दूसरा वाला घर है उसको आप डीम्ड कैटेगरी में ले लीजिए। तो दूसरे वाले को डीम्ड कैटेगरी में लेने से क्या होगा, जो 2 लाख रुपए की इंटरेस्ट इनकम की सीलिंग है वो सीलिंग दूसरे वाले पर अप्लाई नहीं होगी। तो जहां तक मैं समझ पाया हूं आपके दूसरे घर का जो इंटरेस्ट है वो ज्यादा है, तो आप वो सारा का सारा इंटरेस्ट क्लेम कर पाएंगे। आपका दूसरा पोर्शन पे आते हैं, दूसरे पार्ट पे आते हैं। आपने कहा आपकी और आपकी वाइफ की नाम है। देखिए, इसमें समझने वाली बात यह है कि ये आम देखा गया है कि लोग अपने स्पाउस के नाम, हस्बैंड वाइफ के नाम, वाइफ हस्बैंड के नाम मकानों में नाम डलवा देते हैं कि साहब ये जॉइंट हो गया। पर आयकर विभाग उसको जॉइंट तभी मांगता है जब आपकी वाइफ ने अपने कमाए हुए पैसे से उसमें खरीदते टाइम उसमें कंट्रीब्यूशन किया है। सिर्फ उनका नाम डाल देने से ऐसा गलत है। आयकर विभाग आपको कभी भी ये बात पूछ सकता है कि आप उनको ओनर कैसे दिखा रहे हैं। ऐसे ही जो उससे जुड़े हुए बेनिफिट्स हैं, जो उससे जुड़े हुए लाभ हैं, वो 2 लोगों को तभी मिलेंगे जब उन्होंने कंट्रीब्यूट किया है। और इसी के साथ हम लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। अभी हाजिर हो रहे हैं, आगे जानिए कि अगर नहीं भरा हो पिछले असेसमेंट ईयर का रिटर्न और क्लेम करना हो रिफंड, तो अब आपके सामने क्या है उपाय। वेलकम बैक, रहिए हमारे साथ और बचाइए अपना टैक्स। अगला सवाल दिग्विजय कटोच का। इनकी मां को पिताजी के गुजरने के बाद पेंशन मिलती है, लेकिन उन्होंने साल 2014-15 का IT रिटर्न नहीं भरा, जिस साल उन्हें करीब 45,000 का टैक्स रिफंड मिलने वाला था। तो दिग्विजय जी की चिंता है कि अब ये रिफंड लेने के लिए इनकी माताजी को क्या करना होगा। दिग्विजय, आपने ये पूरी तरह से क्लैरिफाई नहीं किया कि आप उसको निर्धारणवश
14-15 की बात कर रहे हैं या वित्तीय वर्ष, खैर मैं आपको दोनों का जवाब दे देता हूं। अगर ये वित्तीय वर्ष 14-15 की आप बात कर रहे हैं, जिसको हम फाइनेंशियल ईयर बोलते हैं, तो आप उनके रिटर्न अभी भर सकते हैं। परंतु अगर आप निर्धारण वर्ष 14-15 की बात कर रहे हैं, जिसका वित्तीय वर्ष 13-14 होगा, तो फिर आप नहीं कर सकते, क्योंकि 2 साल का जो टाइम लिमिट होता है, जिसको हम टाइम बार कहते हैं, वो रिटर्न अब टाइम बार हो चुकी है। तो आप उसका 31 मार्च 2016 के बाद वो रिटर्न को आज नहीं भर सकते हैं। तो कोई रास्ता अब इनके पास नहीं बचता है अगर ये पिछले सालों का है तो? अगर ये 14-15, मैं ऐसा समझ रहा हूं कि शायद 14-15 वित्तीय वर्ष, क्योंकि करदाता नॉर्मली निर्धारण वर्ष की बात नहीं करते हैं, मैं मान के चलता हूं ये वित्तीय वर्ष का है। तो अगर वित्तीय वर्ष का है तो ये अभी उसको भर सकते हैं और अपना रिफंड क्लेम कर सकते हैं। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। कृष्णा रेड्डी, इनकी पत्नी को उनके पिता ने यानी इनके ससुर जी ने 1 एकड़ खेती की जमीन तोहफे में दी है, लेकिन जमीन अभी तक पत्नी के नाम ट्रांसफर नहीं हुई है। इनकी पत्नी इस जमीन को बेचकर मिली रकम का निवेश शेयर या म्यूचुअल फंड में करना चाहती हैं। कृष्णा समझना चाहते हैं कि क्या उनकी पत्नी को जमीन ट्रांसफर कराकर बेचना चाहिए या फिर उनके पिता जमीन बेचकर पैसे दे दें, इन दोनों में बेहतर क्या रहेगा? देखिए, जब कोई पिता अपनी पुत्री को, चाहे वो मैरिड ही हो, उसको जब जमीन देता है, तो मैं मान के चल रहा हूं कि आपको ये गिफ्ट मिल रही है, तो वो गिफ्ट लेने वाले के हाथ में और देने वाले के हाथ में, दोनों के हाथ में उसको एग्जेम्प्ट माना जाता है, उस पर कर निर्धारित नहीं किया जाता है। अब आपका ये एग्रीकल्चरल लैंड है, तो एग्रीकल्चरल लैंड को जब आप कल को बेचेंगे, तो मैं ये भी मान के चलता हूं कि आपको इस पे मुनाफा होगा, आपको इस पे कैपिटल गेन होगा। तो एग्रीकल्चरल लैंड पे जो कैपिटल गेन होता है उस पे भी कर नहीं होता है, पर उसके लिए 3-4 शर्तें सरकार ने रखी हुई हैं, जो इनकम टैक्स के अधिनियम है उसके अंदर 3-4 शर्तें, मैं आपको जल्दी से वो शर्तें बता देता हूं कि अगर ये लैंड आपका ऐसी जगह पे लोकेटेड है जहां पर कोई म्युनिसिपैलिटी है और 10,000 से कम उसकी आबादी है, तो उस पर टैक्स नहीं लगेगा। अगर ये कोई ऐसी जगह पर है जहां पर 10,000 और 1 लाख के बीच में आबादी है, तो आपका ये लैंड 2 किलोमीटर रेंज से बाहर है, तो उस पर टैक्स नहीं लगेगा। अगर ये किसी ऐसी जगह है कि जहां 1 लाख से 10 लाख तक आबादी है, तो 6 किलोमीटर की रेंज में, और यही अगर 10 लाख से ऊपर की है तो 8 किलोमीटर रेंज में। अब आपका जो पहला हिस्सा था सवाल का कि मैं अपने नाम करूं या उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो आपको बेच के पैसा दें या आपको सीधा ट्रांसफर करा दे, पर आपको उसमें स्टैंप ड्यूटी देनी पड़ जाएगी। तो बेटर यही है कि आप वो खुद बेच के और आपको उसका पैसा दे दें। तो इन बातों का ख्याल रखें मिस्टर रेड्डी। बड़ौदा से मुकेश मजुमदार का सवाल, इनका बेटा एक मेडिकल कॉलेज में पीजी कर रहा है जिसकी फीस मुकेश जी भरते हैं, लेकिन इनके बेटे को स्टाइपेंड अब मिलना शुरू हो चुका है। तो मुकेश जी जानना चाहते हैं कि क्या ये स्टाइपेंड इनके बेटे की आय मानी जाएगी और क्या ये ट्यूशन फीस के एवज में टैक्स छूट क्लेम कर सकते हैं? जी हाँ मुकेश, आपका जो बेटे को पैसे मिल रहे हैं, स्टाइपेंड मिल रहा है, स्टाइपेंड नॉर्मली ऐसा देखा जाता है कि छोटा अमाउंट होता है, तो मैं ये मान के चलता हूं उनका 2.5 लाख से कम का स्टाइपेंड है। अगर 2.5 लाख से कम का है तो उस पर इनकम टैक्स उनको नहीं जमा करना पड़ेगा। और आपका जो क्लेम है, जो आप उनकी ट्यूशन फी भरते हैं, वो आप धारा 80C में क्लेम कर सकते हैं। वो बच्चे की ट्यूशन फी का कंट्रीब्यूशन जो है, कॉलेज जाने तक बच्चे की ट्यूशन फी का दिया हुआ पैसा आप उसको अपनी आय में से 80C में क्लेम कर सकते हैं। शुक्रिया शरद, हमारे वक्त निकालने के लिए, हमारे दर्शकों के लिए टैक्स को आसान बनाने के लिए। आज के लिए टैक्स गुरु में इतना ही। अगर आपके पास भी टैक्स से जुड़ा कोई सवाल हो जो आपको परेशान कर रहा हो, तो भेजिए अपनी परेशानी हमारे पास। आप अपने सवाल SMS के जरिए भेज सकते हैं। TG लिखकर स्पेस दीजिए, अपना सवाल और नाम लिखकर 51818 पर भेज दिए। आप ईमेल कर सकते हैं tax@moneycontrol.com पर, और साथ ही में ये पता जो आपकी स्क्रीन पर दिख रहा है, इस पर भी भेज सकते हैं अपने सवाल। याद रहे, अपने सवाल के साथ अपना नाम और फोन नंबर भी हमें जरूर भेजें। तो मुझे यही इजाजत दीजिए, नमस्कार। अगले हफ्ते हम फिर हाजिर रहेंगे आपका टैक्स बचाने के लिए।